और दूसरा एंड इसका फ्री है, तो हम मान लेते हैं इस पोजीशन को x इज इक्वल टू 0। ठीक है, इसको नहीं समझ में आया वो पिछले वाले लेक्चर देखना जाके, सब बताया था मैंने। और ये रहना बच्चों, सब पढ़ डालेंगे, कुछ बचेगा नहीं। हेलो बच्चों, वेलकम टू लेक्चर 25। हम लोगों ने लेक्चर 24 में क्या पढ़ा था? पुली सिस्टम्स के कुछ और केसेस देखे। आज हम स्प्रिंग्स के बारे में बात करने वाले हैं और स्प्रिंग और पुली के कुछ कॉम्बिनेशंस को समझेंगे। ये वीडियो बच्चों देखना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि स्प्रिंग पे भी बहुत से क्वेश्चन आ जाते हैं लॉज ऑफ मोशन के ही चैप्टर में, और बहुत इंटरेस्टिंग भी भाई। स्प्रिंग्स को समझना भी ज़रूरी है, आगे चल के हम समझेंगे कि स्प्रिंग कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। ठीक है, अगर नहीं देखें वो पुराने वाले वीडियो तो देख ज़रूर लेना। आपको याद होगा हम लोगों ने स्प्रिंग फोर्स के बारे में बात करी थी जब हम लोगों ने एक लेक्चर में कॉन्टैक्ट फोर्सेस और दुनिया भर की फोर्सेस के बारे में समझा था लॉज ऑफ मोशन में। स्प्रिंग फोर्स बेसिकली होती क्या है, एक बार हम लोग फिर से रिवाइज कर लेते हैं। जैसे कि आप लोगों ने इस तरीके की स्प्रिंग हमेशा देखी होंगी, ठीक है, ये हेलिकल स्प्रिंग बोली जाती है। अभी ये स्प्रिंग एक एंड पर वॉल से कनेक्टेड है, एक दीवार से कनेक्ट कर दी, और दूसरा एंड इसका फ्री है, तो हम मान लेते हैं इस पोजीशन को x इज इक्वल टू 0। ठीक है, इस पोजीशन को बच्चों बोलते हैं मीन पोजीशन। क्या बोलते हैं? मीन पोजीशन या रिलैक्स्ड। ये अभी स्प्रिंग क्या है? रिलैक्स्ड है, तो मीन पोजीशन कह लो, या इसको एक नाम और देते हैं इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम, इस वर्ड पे आप ज़्यादा दिमाग मत लगाओ, अभी हम लोग इक्विलिब्रियम के बारे में समझने वाले हैं। बस इतना समझो कि अभी इस पर कोई फोर्स नहीं लग रही है, ये वॉल है आपकी। ठीक है, स्प्रिंग अभी क्या है? रिलैक्स्ड, मतलब किसी भी तरीके का फोर्स स्प्रिंग पर नहीं लग रहा है। अब आप देखो इस पॉइंट x इज इक्वल टू 0 से हमने क्या करा, एक फोर्स F लगा, ये दिख रहा है, ये हाथ से हमने क्या करा, इसको ऐसे पुश कर दिया इस डायरेक्शन में। इस डायरेक्शन में हमने क्या करा, इसको पुश कर दिया। तो इस डायरेक्शन में जब हमने फोर्स लगाई तो देखो ये स्प्रिंग के कॉइल क्या होंगे, पास पास आ जाएंगे, ये देखो कंप्रेस होगी। अब आपने एक नॉर्मल प्रैक्टिस में भी देखा होगा, जब भी आप किसी स्प्रिंग को कंप्रेस करते हो तो छोड़ते हो तो क्या होता है, अपने आप अपनी ओरिजिनल शेप में आ जाती है कि नहीं, या आप खींचते हो तो क्या होता है, अपने आप अपनी ओरिजिनल शेप में आ जाती है। ये जो आप फोर्स लगा रहे हो बच्चों, इसकी वजह से स्प्रिंग के अंदर एक फोर्स डेवलप होती है जो कि इक्वल एंड अपोजिट होती है अप्लाइड फोर्स के। ठीक है, अप्लाइड फोर्स के इक्वल एंड अपोजिट होती है। तभी तो देखो ऐसा होता है कि जब आप दबाते हो, इस तरीके से कंप्रेस करते हो, तो क्या होता है, वो अपनी ओरिजिनल पोजीशन में कैसे आ जाती है, क्योंकि आप कर रहे हो कंप्रेस, आप दबा रहे हो उसको, लेकिन अंदर डेवलप हो रही है पुशिंग टाइप की फोर्स, एक टेंसाइल फोर्स, जो कि इसको क्या कर रही है, अपनी ओरिजिनल पोजीशन में लेके आ रही है। तो आपने फोर्स लगाई, फोर्स मैं ब्रैकेट में लिखूंगा ऑन, ताकि आप कंफ्यूज ना हो। ऑन का मतलब है फोर्स ऑन द स्प्रिंग। इस पॉइंट पे क्या है, ऑन द स्प्रिंग, बात समझे। और इसके रेजिस्टेंस में एक स्प्रिंग में फोर्स डेवलप होगी F, जो कि इसको रेजिस्ट करेगी, ये होगी ब्रैकेट में मैं लिख रहा हूं बाई। तो आपने इस डायरेक्शन में इसको पुश करा, तो स्प्रिंग क्या चाहेगी कि मैं अपनी ओरिजिनल शेप में आ जाऊं, तो उसके लिए इसमें कैसी फोर्स डेवलप हो रही है, इस तरीके से। तो ये होगी फोर्स बाई द स्प्रिंग ऑन द हैंड, और ये F, ये वाली F कौन सी होगी, फोर्स ऑन द स्प्रिंग बाई द हैंड। बात समझे, आप कंफ्यूज तो नहीं होगे ना, आपने दबाया है इस तरीके से, तो ये क्या हो जाएगा, फोर्स ऑन द स्प्रिंग बाई द हैंड, और ये हो जाएगी फोर्स बाई द स्प्रिंग ऑन द हैंड। ठीक, अब बात आती है इस वाले एंड पर आ जाते हैं। इस वाले एंड पर जब आप आओगे तो ये वाली जो फोर्स देख रहे हो, ये वाली, ये भी कौन सी फोर्स होगी, फोर्स बाई द स्प्रिंग। अब इस डायरेक्शन में यहां पर इस पॉइंट पे तो वॉल आ गई ना, यहां तो हाथ है नहीं आपका, हैंड तो है नहीं, तो फोर्स बाई द स्प्रिंग ऑन द वॉल। और जब वॉल पे फोर्स लगेगी तो न्यूटन थर्ड लॉ क्या कहता है कि एक्शन का रिएक्शन होगा। तो ये वाली फोर्स क्या है, ये है फोर्स ऑन द स्प्रिंग। तो मैं जब भी ऑन और बाई लिखूं, इसका मतलब है कि बाई द स्प्रिंग ऑन द स्प्रिंग। तो यहां पर इसका क्या मतलब होगा, अब आप ऐसे समझने की कोशिश करो। मैं आपकी तरह जगह होता तो कैसे समझता कि भाई बाहरी रूप से देखा जाए तो हम स्प्रिंग को कंप्रेस ही तो कर रहे हैं, दबा ही तो रहे हैं। तो ये देखो बाहरी वाली फोर्सेस ऑन द स्प्रिंग कैसी होनी चाहिए, इस डायरेक्शन में। तो ये देखो दिख रही है, दोनों फोर्सेस दिख रही है कि नहीं। और जब हम इन फोर्सेस को हटा देंगे तो ये अपनी ओरिजिनल शेप में आने के लिए अंदर से कौन सी फोर्स यूज करेगी, ये वाली फोर्स, दोनों एक्सटेंशन। तो देखो एक फोर्स ये इसको उधर लेके जा रही है, ये उसको उधर। अब इधर तो दीवार है ना, इधर तो कहीं जाएगी नहीं, ये इधर एक्सपेंड हो जाएगी और अपनी ओरिजिनल शेप में आ जाएगी, ओरिजिनल पोजीशन पे आ जाएगी। बात समझे। इस फोर्स को फोर्स डेवलप्ड इनसाइड स्प्रिंग इज कॉल्ड रीस्टोरिंग फोर्स। क्या बोलते हैं बच्चों इसको, रीस्टोरिंग फोर्स। ठीक है, और इसकी वैल्यू F
ही होती है जो आपने अप्लाई करी है। और हम लोगों ने ये भी पढ़ा था इसकी वैल्यू होती कितनी, इसकी वैल्यू होती है -kx। आप कहोगे सर ये सब क्या बता रहे, x है बच्चों डिस्प्लेसमेंट, भाई आपने स्प्रिंग को जितना डिस्प्लेस करा अपनी ओरिजिनल या मीन पोजीशन से। अब यहाँ पर इस केस में क्या है, आपने x दूरी से दबा दिया इसको, -x का मतलब है इस डायरेक्शन में और इसका कोई मतलब नहीं, ठीक है। अब दूसरा वाला केस देख लेते हैं, ये वाला कौन सा केस है, ये है कंप्रेशन का केस, ठीक है, इसको बोलते हैं कंप्रेशन। और ये वाला केस है इलोंगेशन का, इलोंगेशन यानी आपने स्प्रिंग को खींच दिया, उसकी लेंथ बढ़ गई। इस केस में देखो घट गई लेंथ, इस केस में क्या है आपने उसको खींच दिया। तो अब यहां पर जस्ट उल्टी, सारी फोर्सेस उल्टी हो जाएंगे। अब देखो आपने इस पॉइंट पे जो फोर्स लगाई है ये क्या है, फोर्स ऑन द स्प्रिंग बाय द हैंड। आपने इसको खींचा तो स्प्रिंग में एक रीस्टोरिंग फोर्स डेवलप होगी जो कि इसको ओरिजिनल पोजीशन पे या शेप पे लाना चाहेगी F। और ये क्या है, फोर्स बाय द स्प्रिंग ऑन द हैंड। आप खींचोगे तो आपको एक रेजिस्टेंस मिलेगा ना, वो बाय द स्प्रिंग ऑन द हैंड, ठीक। उसी तरीके से इस वाले पॉइंट पे क्या होगा, ये वाली फोर्स क्या है, फोर्स बाय द स्प्रिंग ऑन द वॉल, वॉल को इधर खींचना चाहेगी स्प्रिंग। और ये क्या है, फोर्स ऑन द स्प्रिंग बाय द वॉल। बात समझ गए। आप खुद ही समझो कि अगर ये एक रोप होती, स्प्रिंग ना होती और आप इसको इस डायरेक्शन में खींच रहे होते तो वॉल तो इधर ही जाना चाहती ना, ये जो दीवार है उधर जाना चाहती। वही यहां पर लिखा है देखो, फोर्स बाय द स्प्रिंग ऑन द वॉल, फोर्स बाय द स्प्रिंग ऑन द हैंड, ये जो आपके हाथ पे फोर्स आ रही। बात समझ गए। इसको आप विजुअलाइज करने की कोशिश करना, मैं एक बार फिर रिपीट कर दे रहा हूँ। जब आप इसको खींचोगे तो ये तो अप्लाइड फोर्स है, तो ऑन द स्प्रिंग हो गई, लेकिन स्प्रिंग आपके हाथ को पीछे खींचना चाहेगी तो फोर्स बाय द स्प्रिंग ऑन द हैंड होगी। उसी तरीके से इस दीवार पे आ जाओ, स्प्रिंग इस दीवार को अपनी तरफ खींचना चाहेगी तो हो जाएगी फोर्स बाय द स्प्रिंग ऑन द वॉल। ये वॉल उसको वहीं रोके रहना चाहती है, इसलिए ये हो जाएगी फोर्स ऑन द स्प्रिंग बाय द वॉल। बात समझ गया कि नहीं। और ये देखो क्या दिख भी रहा है आपको कि ये देखो इस तरीके से खींच रहे हैं तो ये हो गई इलोंगेशन फोर्स, एक्सटर्नल फोर्स। इंटरनली कैसे फोर्स डेवलप होनी चाहिए, रीस्टोरिंग, इसको ओरिजिनल पोजीशन में लाने के लिए इस तरीके की फोर्स अंदर की तरफ, तो देखो आ रही है कि नहीं। समझ गए बच्चों। तो ये होता है एक्स हो गया डिस्प्लेसमेंट, के हो गया आपका, इसको बोलते हैं बच्चों, याद करो हम लोगों ने पढ़ा था स्प्रिंग कांस्टेंट। क्या बोलते हैं, स्प्रिंग कांस्टेंट। स्प्रिंग कांस्टेंट ये क्या बताता है वो मैं अभी बता रहा हूँ, ठीक है। और ये माइनस साइन क्यों है, माइनस साइन इसलिए है क्योंकि फोर्स इज अपोजिट टू डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट भाई जिस डायरेक्शन में आप स्प्रिंग को डिस्प्लेस कर रहे हो, फोर्स उसके अपोजिट डायरेक्शन में। अब देखो ये F जो है, ये वाली F, ये रीस्टोरिंग फोर्स है, तो आपने इसको इस डायरेक्शन में कंप्रेस करा तो फोर्स किस डायरेक्शन में जा रही है, उस डायरेक्शन। इसलिए यहाँ पर देखो फोर्स आपने इस डायरेक्शन में लगाई, लेकिन रीस्टोरिंग फोर्स क्या है, अंदर की तरफ, इसलिए माइनस साइन लगाया जाता है। बात समझ गए। इसको देखो फिर मैं K के बारे में बताता हूँ। इंटरेस्टिंग है कि नहीं, कह दोगे सर बिल्कुल। देख लिया। अब ये K क्या है, K को अगर आप देखना चाहो तो K हो जाएगा आपका माइनस का F अपॉन एक्स। माइनस माइनस छोड़ो अगर, तो माइनस तो बस दिखाने के लिए लगाया गया है। F अपॉन एक्स, इसका मतलब है K की यूनिट क्या होगी, इसकी यूनिट अगर SI यूनिट न्यूटन है और डिस्प्लेसमेंट की मीटर है, तो यूनिट क्या होगी K की यूनिट होगी न्यूटन अपॉन मीटर। इसकी डिफिनीशन क्या होगी ये बच्चों समझते हैं। अगर मुझे 1 मीटर स्प्रिंग को खींचना या कंप्रेस करना है, ठीक है, 1 मीटर, तो कितनी फोर्स लगानी पड़ेगी वो K दिखाता है। तो K की डिफिनीशन क्या होती है, फोर्स रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस यूनिट यानी 1 यूनिट इलोंगेशन ऑब्लिक कंप्रेशन, मतलब या तो आप उसको खींचो या दबाओ, इलोंगेशन और कंप्रेशन ऑफ स्प्रिंग। और कहीं ना कहीं ये बच्चों क्या बताती है, ये बताती K का एक और नाम होता है, इसको बोलते हैं स्टिफनेस ऑफ स्प्रिंग। क्या बोलते हैं, स्टिफनेस ऑफ स्प्रिंग। ये भूल मत जाना बच्चों, स्टिफनेस ऑफ स्प्रिंग, ठीक है, मतलब स्प्रिंग कितनी स्टिफ है। अब एक बात समझो, एक स्प्रिंग है जिसकी स्टिफनेस है 10 न्यूटन पर मीटर, ठीक है, यूनिट 10 न्यूटन पर मीटर, और एक स्प्रिंग है 2 न्यूटन पर मीटर वाली, ठीक है। अब ये बताओ किसको खींचना है दबाना ज़्यादा आसान होगा, ऑब्वियस सी बात है 2 वाली।
2 न्यूटन पर मीटर का मतलब हो गया कि 1 मीटर डिस्प्लेसमेंट कराने के लिए सिर्फ आपको 2 न्यूटन की फोर्स लगानी पड़ेगी। लेकिन दूसरे वाले केस में जहां पर 10 न्यूटन मीटर है, 10 न्यूटन पर मीटर, वहां पर 10 न्यूटन का फोर्स लगाना पड़ेगा सेम 1 मीटर डिस्प्लेसमेंट के लिए। बात समझ में आई? तो स्प्रिंग की ये कहीं ना कहीं स्टिफनेस बताती है। यूनिट आपको समझ में आ गई, और इसकी डायमेंशन क्या होंगी बच्चों? देखो फोर्स की डायमेंशन क्या होती है? डायमेंशंस ऑफ के। तो देखो फोर्स की डायमेंशन होती है mL(T⁻²) और लेंथ की क्या हो जाएगी? L। तो इसकी डायमेंशन कितनी हो जाएगी? mT⁻²। ये हो जाएगा डायमेंशंस ऑफ के का डायमेंशनल फॉर्मूला। ठीक है, डायमेंशंस ऑफ के। बात समझ गए? ये बच्चों ध्यान में रखना, ये कभी कभी पूछ लिया जाता है। ठीक, तो ये हमको स्प्रिंग समझ में आ गया और ये समझ में आ गया। अब एक हम छोटी सी बात और कर लेते हैं। अगर मैं आपसे कहूँ फोर्स वर्सेस डिस्प्लेसमेंट या इलोंगेशन कर्व बनाओ, मतलब डायग्राम में दिखाओ कि फोर्स कैसे। आपने ध्यान दिया होगा कि जब भी आप फोर्स स्प्रिंग को खींचते हो या दबाते हो, तो जैसे जैसे आपकी डिस्टेंस बढ़ती है, डिस्प्लेसमेंट बढ़ता है, ज़्यादा फोर्स लगानी पड़ती है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि के तो कांस्टेंट है, के की वैल्यू कांस्टेंट है, वो स्प्रिंग पे डिपेंड करेगी। तो एफ की वैल्यू डिपेंड किस पर कर रही है? सिर्फ और सिर्फ एक्स पे। यानी ये देखो y=mx टाइप की इक्वेशन है कि लीनियर इक्वेशन है कि नहीं है? लाइन दिख रही है आपको? तो अगर मैं एफ और एक्स के बीच में एक ग्राफ ड्रॉ करूं, तो अभी मैं दिखाता हूं क्या बताने की कोशिश कर रहा हूं। मैं ये बताने की बच्चों कोशिश कर रहा हूं कि अगर मैं आपसे कहूं कि भाई ये जो है इस तरीके का एक ग्राफ बनाता हूं, ठीक है, ये एक ग्राफ है, ठीक। अब ये यहां पर क्या है? ये है x=0 पोजीशन, ठीक। ये है -x और ये है +x। यानी यहां पर आप इसको कंप्रेस कर रहे हो, जो पहले वाला डायग्राम था याद करो, यहां पर आप इसको कंप्रेस कर रहे हो तो नेगेटिव डायरेक्शन में जा रहे हो, खींच रहे हो तो पॉजिटिव डायरेक्शन में जा रहे हो। अब मैं कहूं कि फोर्स का वेरिएशन बताओ कैसे होगा, तो आपने अभी देखा F क्या है? -kx, यानी कि ये कहीं ना कहीं y=mx, यानी लीनियर इक्वेशन है बच्चों की नहीं है? तो मैं ऐसा नहीं कह सकता हूं आपसे कि इस इक्वेशन को ड्रॉ करने का सीधा आसान क्या है कि आप ओरिजिन से पास होती हुई एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर दीजिए। तो ओरिजिन से पास होती हुई एक स्ट्रेट लाइन में ड्रॉ करने जा रहा हूं। तो देखो कैसे दिखाएंगे हम लोग इसको? ऐसे दिखाएंगे। सही बन रहा है? कह दोगे हाँ से, ठीक है। अब कहोगे सर ये क्या बना दिया? अभी सब समझ में आ जाएगा आपको। तो मैं बताना क्या चाह रहा हूं ये समझो। ये है बच्चों, इस डायरेक्शन में हो रहा था कंप्रेशन, हो रहा था कि नहीं हो रहा था? कह दोगे सर बिल्कुल हो रहा था। और इस डायरेक्शन में क्या हो रहा था? इलोंगेशन हो रहा था, हो रहा था कि नहीं? कह दोगे सर बिल्कुल। और स्प्रिंग आपकी कैसे थी? मान लो ये वॉल है, ये वॉल है, तो स्प्रिंग आपकी ओरिजिनल पोजीशन में यहाँ पर थी x=0 पे। अब आपने स्प्रिंग को कंप्रेस कर दिया, तो ये है बच्चों आपका फोर्स, ये है फोर्स वाला वेक्टर, y एक्सिस आपकी फोर्स है F, और x एक्सिस तो है ही। तो ये जो डायग्राम है बच्चों, ये फोर्स दिखा रहा है। अब देखो जब कंप्रेस करो तो ये देखने को मिल रहा है कि जब मीन पोजीशन से ज़्यादा आप कंप्रेस करते चले जाओगे तो फोर्स देखो बढ़ती चली जाएगी। बढ़ रही है कि नहीं? देखो इस वैल्यू पर कुछ और है फोर्स, इस वैल्यू पर कुछ और है, इस वैल्यू पर कुछ और, ये दिख रहा है कि नहीं? तो ये हो गया बच्चों आपका इलोंगेशन, ये कंप्रेशन वाली फोर्स। और वो पॉजिटिव क्यों आ रही है ये भी देखो। आपने -x करा ना, -x यानी कि इस डायरेक्शन में आपने फोर्स लगाई, तो रीस्टोरिंग फोर्स देखो किस डायरेक्शन में जा रही है? इस डायरेक्शन में जा रही है कि नहीं? यानी पॉजिटिव आ रही है। तो इसीलिए देखो बच्चों ये डायग्राम प्लस की तरफ बना हुआ है। ये प्लस क्यों आ रही है? क्योंकि F=-kx होता है, और x ऑलरेडी माइनस होगा तो माइनस माइनस क्या हो जाएंगे? प्लस। तो ये आ गई आपकी फोर्स, रीस्टोरिंग फोर्स F, ठीक है, जब आप कंप्रेशन कर रहे हो। और उसी तरह जब आप इलोंगेट करोगे तो F=-kx में x तो पॉजिटिव है, तो F क्या आ जाएगा? निगेटिव आ जाएगा कि नहीं? तो ये देखो माइनस। ये है आपकी स्प्रिंग फोर्स। क्या है? स्प्रिंग फोर्स या रीस्टोरिंग फोर्स भी इसको बोलते हैं, अभी मैंने बताया। तो ये आपको डायग्राम समझ में आया? ये डायग्राम बच्चों पहली बार जिन्होंने बनाया था उनका नाम था हुक। इसको बोलते हैं हुक्स लॉ। क्या बोलते हैं? हुक्स लॉ। ये जो F=-kx आप लिख देते हो, ये हुक ने बताया था, ठीक है। और यहाँ से एक चीज़ और समझ में आ रही है कि अगर भैया ये एंगल थीटा है, ये एंगल थीटा है, तो ये तो हो गई F और ये हो गया क्या? x। तो k का मैग्नीट्यूड जो होगा k, वो क्या हो जाएगा? tan थीटा, स्लोप ऑफ
स्लोप ऑफ एफ वर्सेस एक्स कर्व, ये हो जाएगी एफ अपॉन एक्स। हो जाएगा कि नहीं? कह दोगे सर बिल्कुल हो जाएगा। अब यहाँ पर ये माइनस एक्स है तो आप माइनस ले सकते हो, यहाँ पर प्लस एक्स है, ये माइनस है तब भी माइनस आ जाएगा। देखो दोनों केसेस में माइनस आ रहा है कि नहीं? बात समझ में आई कि नहीं? तो ये पूरी कहानी थी। ये डायग्राम आप समझ गए होंगे कि जितना ज़्यादा कंप्रेस करते जाएंगे उतना ज़्यादा फोर्स बढ़ता जाएगा, जितना ज़्यादा एलोंगेट करते जाएंगे उतना ज़्यादा फोर्स बढ़ता जाएगा। आप समझ गए? तो ये एफ वर्सेस एक्स कर्व है। अगर मैं आसान भाषा में कहूँ तो एफ वर्सेस एक्स कर्व कैसा होता है? इस तरीके का होता है। ये है एफ इज इक्वल टू के एक्स। आप कहोगे सर माइनस नहीं लगाया। माइनस बच्चों इसलिए ले रहे, मैं मैग्नीट्यूड की बात अगर करूँ, ये छोड़ दो अभी माइनस एफ इज इक्वल टू के एक्स। ठीक है, ये है एफ, ये है एक्स। बात समझे? पूरी कहानी समझ में आ गई होगी आपको। ठीक है, इसको देख लो। अब इसके अलावा और कुछ आपको ज़्यादा जानने की ज़रूरत नहीं है। और डिटेल में स्प्रिंग में हम लोग जब वो सब पढ़ेंगे, रिजिड बॉडी और ये सब, तब जान जाएंगे। समझ गए? एफ इज इक्वल टू माइनस के एक्स कहाँ से आता है? हुक्स लॉ। हुक्स लॉ और भी है, इसमें डिटेल में थोड़ा हम लोग जानेंगे जब सॉलिड मैकेनिक्स थोड़ी बहुत पढ़ेंगे। ठीक, कह दोगे सर बिल्कुल समझ गए हम। अब स्प्रिंग कोई ज़रूरी नहीं है कि सिस्टम में एक ही स्प्रिंग हो सकता है 2 स्प्रिंग हो, 3 स्प्रिंग हो। तो उसमें बच्चों 1-2 टाइप के अरेंजमेंट है। पहला अरेंजमेंट क्या है कि आपकी अगर स्प्रिंग सीरीज में लगी हो। सीरीज में लगने का मतलब क्या है कि जैसे मैं मान लो एक स्प्रिंग ऐसे है, ठीक है, और इसी के इस पॉइंट पे हमने दूसरी स्प्रिंग कनेक्ट कर दी और इस पर एक लोड यहाँ पर लगा दिया। मान लेते हैं 10 किलोग्राम का हमने लोड लगा दिया। बात समझे? तो अगर इसकी स्टिफनेस मान लेते हैं K1 है और इसकी स्टिफनेस K2 है, तो इररिस्पेक्टिव ऑफ स्टिफनेस ऑफ स्प्रिंग, आप स्टिफनेस कुछ भी हो इन दोनों स्प्रिंग की, उससे मतलब नहीं है। ये जो लोड 10 kg है वो दोनों स्प्रिंग में सेम होगा। तो अगर मैं कह दूं कि ये एक स्प्रिंग बैलेंस होता है, स्प्रिंग बैलेंस आपको बताया था मैंने, ये क्या करता है? टेंशन या वेट बताता है, कितना लटका हुआ है इसके ऊपर। और ये भी एक आपका स्प्रिंग बैलेंस होता है। ठीक है, स्प्रिंग बैलेंस समझ रहे हो ना? तो ये कौन सी रीडिंग बताता है? आपसे कहा जाता है कि अगर मैं इसके ऊपर 10 किलोग्राम वेट लगा दूं, 10 किलोग्राम वेट, 10 किलोग्राम वेट का मतलब 10 kg की फोर्स, तो 10 इंटू 9.8 करोगे तो न्यूटन में आ जाएगी। वो सब छोड़ो, तो मैं आपसे कहूं कि ये बताओ, अगर ये स्प्रिंग बैलेंस, ये जो स्प्रिंग है, ये रीडिंग किलोग्राम वेट में बता रहा है, तो कितनी रीडिंग होगी इस वाले स्प्रिंग बैलेंस की, S1 की, और इस वाले स्प्रिंग बैलेंस S2 की? तो भैया ये कॉन्सेप्ट कहता है कि जब भी स्प्रिंग सीरीज में लगी हो तो लोड इक्वली ट्रांसमिट होता है, दोनों ही स्प्रिंग सेम रहेगा। तो ये वैल्यू देगा आपको 10 kg वेट, और ये जो S2 है आपको ये भी वेट कितना देगा? 10 kg। ये भी आपको रीडिंग कितनी देगा? 10 kg, 10 किलोग्राम वेट। किलोग्राम वेट आपको याद होगा, हम लोगों ने पढ़ा था बहुत पहले कि न्यूटन, 1 किलोग्राम वेट का मतलब होता है कि 1 किलोग्राम मास का कितना वेट होगा। तो ये हो जाएगा 10 किलोग्राम वेट। बात समझे? तो इसका मतलब क्या पता चला? इफ स्प्रिंग्स आर कनेक्टेड इन सीरीज देन द रीडिंग ऑफ ईच बैलेंस इज द सेम एंड इज इक्वल टू द अप्लाइड लोड। बात समझ गए? तो अगर आपसे कोई कहे कि भैया 2-3 स्प्रिंग बैलेंस एक साथ लगा दिया गया, नीचे एक वेट लटका दिया गया, तो तीनों की रीडिंग सेम आएगी, यही बताना था। इसको देख लो एक बार, देखा? और एक ये दूसरा केस क्या है? रीडिंग सेम आने का मतलब ये नहीं है बच्चों की स्प्रिंग अलग अलग इलोंगेट नहीं हो सकती। अब आपसे कोई ये पूछ ले कि ये स्प्रिंग कितना ज़्यादा इलोंगेट हुई, ये तक कितना इलोंगेट हुई, तो वो तो डिपेंड करेगा कि इसका स्प्रिंग कांस्टेंट कितना है, इसका स्प्रिंग कांस्टेंट कितना है। मान लो इसकी वैल्यू आती, ये है 2 और ये है 5, तो 10/2 फोर्स अपॉन के, यही तो इलोंगेशन होगा। ये 5 दे देगा और ये दे देगा 2। ये डिपेंड करेगा K1 और K2 की वैल्यू पे। चलो छोड़ो। स्प्रिंग अगर पैरेलल में कनेक्टेड है और वो सिमेट्रिकली प्लेस्ड है, सिमेट्रिकली प्लेस्ड का मतलब होता है बच्चों कि उनके बीच में जो दूरी है, जो मास लटकाया हुआ, वो ऐसा नहीं है कि एक की तरफ ज़्यादा उसका झुकाव है और दूसरे की तरफ कम। तो मान लेते हैं ये 2 स्प्रिंग बैलेंस है, ठीक है, और ये एक मास सिमेट्रिकली प्लेस्ड है। सिमेट्रिकली प्लेस्ड यानी कि बिल्कुल बीच में, बीचों बीच में, और ये 10 kg वेट है, 10 kg वेट है। और मैं आपसे कहूँ कि ये बताओ भैया स्प्रिंग बैलेंस की रीडिंग क्या होगी, तो इस केस में बच्चों पता है क्या होता है? इस केस में मास इक्वली डिवाइड हो जाता है। तो ये वैल्यू आपको देगा 5 किलोग्राम वेट, और ये क्या वैल्यू देगा? ये भी देगा 5 किलोग्राम वेट। बात समझे कि नहीं? कह दोगे सर बिल्कुल। तो यहाँ से एक जनरली एक चीज़ निकल के आएगी, रीडिंग की वैल्यू कितनी होगी एक स्प्रिंग बैलेंस की?
रीडिंग की वैल्यू होगी टोटल वेट अपॉन नंबर ऑफ स्प्रिंग्स। अगर पैरेलली मान लो यहाँ 4 स्प्रिंग लगी होती तो क्या होता है 10 डिवाइडेड बाई 4, तो हर एक की रीडिंग कितनी होती है 2.52। बस एक ही कंडीशन होनी चाहिए सिमेट्रिकल यानी इक्वल इंटरवल पे। देखो इफ स्प्रिंग्स आर कनेक्टेड इन पैरेलल एंड सिमेट्रिकली टू द लोड देन अप्लाइड लोड इज इक्वली डिवाइडेड इन ऑल द स्प्रिंग। आप समझे, यहाँ 2 थी तो 10 2 में बट गया। ये इतना समझ में आ गया। तो ये हो गया स्प्रिंग इन पैरेलल। ठीक है, अब बात आएगी कि सर आपने ये पुली पढ़ा रहे थे, ये एकदम से स्प्रिंग पे कहाँ से आ गए। देखो ऐसे कुछ अरेंजमेंट पे क्वेश्चन बन सकते हैं जो कि बहुत इंटरेस्टिंग होते हैं सॉल्व करना, कि भैया एक पुली स्प्रिंग सिस्टम है। स्टेडी स्टेट का मतलब बच्चों समझ रहे हो क्या है, कि एक मास m1 था एक मास m2 था। ऐसे तो हम लोगों ने बहुत क्वेश्चन करे स्प्रिंग ये पुली के ऊपर से जाते हुए। अब मैंने एक स्प्रिंग लगा दी। स्टेडी स्टेट का मतलब है कि जब आप तुरंत मास इस पर लटकाओगे तो ये ऊपर नीचे होगा, ठीक है, थोड़ा सा बाउंस होगा ऐसे। जब वो रेस्ट पे एकदम शांत हो जाए उसके बाद अगर आप एनालिसिस करो तब कैसे होगी। तो अब मैं यहाँ पर एक चीज़ आपको बताता हूँ, अगर m2 की वैल्यू m1 से ज़्यादा है तो ये सारी एनालिसिस हम लोग कर चुके हैं, तो ये इस डायरेक्शन में मूव करेगा, ये सिस्टम इस डायरेक्शन में मूव करेगा। आपसे पूछा क्या जाएगा, पूछा आपसे जा सकता है टेंशन इन स्प्रिंग। टेंशन इन स्प्रिंग का मतलब होता है कि अगर स्प्रिंग की जगह पर स्प्रिंग बैलेंस होता, ठीक है, स्प्रिंग बैलेंस होता तो वो रीडिंग कितनी दिखाता। बात समझ में आ रही। तो इसमें बच्चों बिल्कुल सिंपल है कि एक टाइम के लिए भूल जाओ कि स्प्रिंग यहां पर लगी है तो आप कैसे एनालिसिस करते, इस तरीके से दिखाते, टेंशन दिखाते कि नहीं, और फिर आप क्या करते, फिर वही सब कुछ करते। पहले आप निकालते एक्सेलरेशन, तो एक्सेलरेशन कितना होता पूरे सिस्टम का, ये देखो वेट हो जाएगा m2g इसका। यही वेट तो पूरे सिस्टम को इधर खींच के ला रहा है, इसके वेट से मतलब नहीं है भाई, ये तो सरफेस पे रखा हुआ। और ये वाली नॉर्मल फोर्स हम लोग अभी कंसीडर नहीं करेंगे, तो परपेंडिकुलर डायरेक्शन में। तो इस मास m1 और m2 को कौन सी फोर्स खींच के ला रही है नीचे, m2g खींच के ला रही है। तो नेट पुलिंग फोर्स कितनी हो जाएगी, m2g अपॉन टोटल मास ऑफ द सिस्टम क्या हो जाएगा m1 प्लस m2। तो ये आपको एक्सेलरेशन पता चल गया। कह दोगे सर ये तो आप बता चुके हो, जिनको नहीं समझ में आया वो पिछले वाले लेक्चर देखना जाके, सब बताया था मैंने। और क्या है, आपको टेंशन निकालना है। तो टेंशन के लिए अगर मैं m2 के ऊपर अप्लाई कर दूं, फॉर m2 क्या अप्लाई कर दूं, न्यूटन सेकंड लॉ। तो m2 देखो क्या है, m2 का वेट देखो नीचे की तरफ आ रहा है और इसके ऊपर टेंशन T लग रहा है। भाई ये डायरेक्टली टेंशन ऊपर की तरफ है और ये पूरा सिस्टम ए एक्सेलरेशन से नीचे जा रहा है। तो यहाँ पर हो जाएगा नेट फोर्स इन द डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन m2g माइनस टी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, मास इनटू एक्सेलरेशन। तो देखो ए यहाँ से पता चल जाएगा, ए की वैल्यू यहाँ पर रख दोगे तो टी की वैल्यू आ जाएगी। टी की वैल्यू क्या हो जाएगी m2g माइनस ए। तो आप क्या रख दोगे, ए की वैल्यू यहाँ से रख दोगे। टेंशन पता चल गया। अब ये जो टेंशन है यही स्प्रिंग बैलेंस की रीडिंग होगी। भाई ऑब्वियस सी बात है कि इस रोप में जितना फोर्स लगेगा, ठीक है, वही तो ये स्प्रिंग बैलेंस की रीडिंग होगी कि नहीं। अब इसको देखने से यही लग रहा होगा कि ये कंप्रेस हो रही है, ऐसा नहीं है बच्चों। जब ध्यान से देखोगे तो इसके इस वाले एंड पे आपको ऐसी भी एक फोर्स दिखेगी इस तरीके की। तो ये जो टेंशन है वो इस तरीके से देखो, एक रोप का पार्ट ये है, एक रोप का पार्ट ये है। तो ये हो गया टेंशन, एक हो गया ये टेंशन। बात समझ गए। अब आप कह रहे हो कि सर आपने ये जो स्टेडी स्टेट लिखा है कहीं इसलिए तो नहीं लिखा है क्योंकि अगर ये स्टेडी नहीं होगा तो इस सिस्टम का एक्सेलरेशन अलग होगा, इस सिस्टम का एक्सेलरेशन अलग होगा। बिल्कुल बच्चों, इसीलिए स्टेडी लिखा गया है कि वो रुक जाए, जब इस पर टांगो तो लटकाओ तो ये रुका रहे, ऐसा ना हो कि ऊपर नीचे बाउंस बैक हो रहा है। रुकने का मतलब ये मोशन ना हो रहा हो, वो साथ ही साथ एक्सटेंड जितना होना था स्प्रिंग हो गई और फिर नीचे आ रही। बात समझे, इसको स्टेडी बोलते हैं। तो आप समझ में आया, एक रोप यहां पर है, एक रोप यहां पर है, बीच में स्प्रिंग है। तो ये टेंशन हो गया टी और ये टेंशन। अब अगर मैं स्प्रिंग को सिर्फ आपको दिखाऊं, स्प्रिंग को, तो देखो इस तरीके का फोर्स दिख रहा है कि नहीं, ये वाला ये टी ये भी टी। तो देखो स्प्रिंग इलोंगेट हो रही है, वही तो दिख रहा है आपको। तो आपको जब ए पता चल जाएगा तो टेंशन आप बता दोगे। अब आपसे कोई क्वेश्चन ये भी कर सकता है कि फाइंड द, अगर इसकी स्टिफनेस के है, स्टिफनेस कितनी है के, तो अभी मैं बताता हूं कि इलोंगेशन ऑफ स्प्रिंग कितना होगा। इलोंगेशन ऑफ स्प्रिंग, तो ये बताओ, अभी हम लोगों ने पढ़ा कि फोर्स इज इक्वल टू क्या होता है, के इंटू एक्स। माइनस साइन को अभी भूल जाओ, मैग्नीट्यूड बताओ। तो टी की वैल्यू बच्चों कितनी हो जाएगी, फोर्स तो स्प्रिंग में टी ही है ना अप्लाइड जो हो रही है, वो हो जाएगी माइनस का के एक्स। ठीक है, तो यहां से एक्स की वैल्यू कितना हो जाएगा, टी अपॉन के। मैग्नीट्यूड की बात करें तो हम के वैसे माइनस माइनस हटा दो यार,
एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, टी अपॉन के, ठीक है, जहाँ के की वैल्यू कितनी होगी, न्यूटन पर मीटर में होगी, ठीक है। तो ये आपको समझ में आ गया। आप टेंशन निकाल लो तो इलोंगेशन ऑफ स्प्रिंग निकल के आ जाएगा एक्स इक्वल टू टी बाई के। समझ गए, इसको देख लो एक बार। भाई स्प्रिंग पे फोर्स तो टेंशन ही लग रहा है। तो यहां पर मैं लिख भी देता हूँ एफ इज इक्वल टू, वरना कंफ्यूज हो जाओगे। माइनस इसलिए नहीं लगाया बच्चों, वो समझाने के लिए वहां पर बताया गया था कि माइनस क्यों लगाया जाता है, ठीक है। आपको मैग्नीट्यूड निकालना है तो डायरेक्टली ऐसे सॉल्व कर सकते हो। चलो अब कुछ क्वेश्चन बहुत इंटरेस्टिंग है और ये इतना ज्यादा बच्चों को कंफ्यूज करते हैं कि वो पगला जाते हैं। फाइंड द रीडिंग ऑफ स्प्रिंग बैलेंस इन न्यूटन। ये एक स्प्रिंग बैलेंस लगा दिया गया है, यानी कि जो रीडिंग देगा न्यूटन में, फॉर द फॉलोइंग सिस्टम, टेक जी इज इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड। एक दो पुली हैं, इन पर मास 10 kg लटका हुआ है, बीच में एक स्प्रिंग बैलेंस है। आपको बताना है कि भैया इसकी रीडिंग कितनी होगी। तो इसकी रीडिंग तो उतनी ही होगी जितना इसमें टेंशन होगा। अब ये बताओ, इधर 10 kg का वेट, इधर 10 kg का वेट, ये टेंशन टी ही होगा कि नहीं होगा? कह दोगे सर बिल्कुल होगा, टी ही होगा, हर जगह टी होगा। इसके खुद के मास को हम नेग्लेक्ट करे दे रहे हैं, इसके खुद के मास को हम नेग्लेक्ट करे दे रहे हैं, ठीक। अब भैया कोई इतना गधा कैसे हो सकता है कि वो ये कह दे कि सर इधर देखो लग रही, ये कितना वेट लग रहा है, देखो ये वेट लग रहा है 10 g, और इधर भी कितना लग रहा है 10 g लग रहा है कि नहीं। अब कहोगे सर ये वाला जो टेंशन है अगर ये रेस्ट में है, देखो ना ये इधर जाएगा ना ये इधर जाएगा, तो इस टेंशन की वैल्यू कितनी होगी, 10 g होगी कि नहीं। भाई देखो सेम रोप जा रही है, 10 kg वेट ट्रांसमिट हो रहा है कि नहीं हो रहा है। कह दोगे सर बिल्कुल। अरे भाई इस 10 g का डायग्राम बना के देखो, ये वाले 10 का, तो ये हो गया 10 g नीचे की तरफ, इस पर टेंशन ऊपर की तरफ, तो t की वैल्यू कितनी आ जाएगी 10 g, क्योंकि मूवमेंट तो कोई हो नहीं रहा है, एक्सेलरेशन तो हो नहीं रहा है, तो टेंशन आ गया 10 g और इधर भी आ जाएगा 10 g। अब कुछ बच्चे इतना दिमाग लगाते, वो क्या कहेंगे, इस सिस्टम में स्प्रिंग बैलेंस की वैल्यू होगी 0, क्योंकि इधर 10 g इधर 10 g, ये कैंसिल हो जाएगा, 0 हो जाएगी। या बहुत बच्चे दिमाग लगा के कहेंगे कि 10 g प्लस 10 g 20 g। अरे गधों, ये दोनों वैल्यू गलत है, तुम खुद दिमाग लगाओ। अगर ये वाला वेट ना होता तो स्प्रिंग बैलेंस उधर भाग जाता कि नहीं भाग जाता। टेंशन की वैल्यू एक ही रहती है, तो स्प्रिंग बैलेंस की रीडिंग कितनी होगी, इज इक्वल टू टेंशन इज इक्वल टू 10 g, और g की वैल्यू रखोगे तो 10 × 10, तो ये आ जाएगी 100 न्यूटन। बात समझ में आ रही कि नहीं। ये बुद्धि मत लगाना कि इधर भी टेंशन दोनों कैंसिल हो जाएंगे, 0 हो जाएगी, या इधर से भी खींच रहे हैं इधर से भी खींच रहे हैं, दोनों जुड़ जाएंगे 20 हो जाएगा। नहीं भाई नहीं, बात समझ रहे हो कि नहीं। अगर मैं आपको इसका कंस्ट्रक्शन दिखाऊं तब आप समझ जाओगे। आप थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाओ, अगर ये मास नहीं होगा तो ये तो खींच के नीचे ले जाएगा इसको, बात समझ रहे हो। आपको इसका कंस्ट्रक्शन अगर मैं दिखाऊं तो पता है, ये दिखाने के लिए तो मैंने पूरी स्प्रिंग दिखा दी, ये होता कैसे ये मैं दिखा देता हूँ। स्प्रिंग बैलेंस में एक नीचे एक हुक होता है जिसमें आप अपना मास हैंग करते हो। यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर एक ग्रिप होती है जिसको आप ऐसे पकड़ लेते हो, ठीक है। अब ये यहाँ पर होती है रीडिंग, ठीक, यहाँ पर होती है रीडिंग। आपकी जो स्प्रिंग होती है बच्चों, उसमें एक लगा होता है पॉइंटर, और स्प्रिंग आपकी ऐसे होती है जो कि इस एंड से कनेक्टेड होती है, ठीक। तो होता क्या है, ये वाला जो बॉडी है, आउटर बॉडी, ये वहीं रहती है, स्प्रिंग जो है ऊपर नीचे होती है ऐसे। तो जब आप फोर्स लगाते हो तो होता पता है क्या बच्चों, ये स्प्रिंग पे फोर्स आती है और ये कंप्रेस होती है नीचे की तरफ। तो इसको ऐसे समझो, जब आप फोर्स लगाओगे तो ये वाला एंड ऐसे रहेगा, स्प्रिंग कंप्रेस होगी। तो अगर मान लो आप 10 न्यूटन का फोर्स लगा रहे हो, तो ये वॉल जो है, क्योंकि ये हो गया एक्शन, ये पूरा सिस्टम, ये पूरे सिस्टम पे एक्शन कितना हो गया 10 न्यूटन नीचे के, तो एक्शन का रिएक्शन 10 न्यूटन ऊपर की तरफ। तो बात तो ये सिस्टम है तो वही सिस्टम, बात समझ में आ रही कि नहीं। तो ये गलती मत करना कि 0 लिख दो, 20 लिख दो कि डबल हो जाएगा। ये सब बच्चों क्वेश्चन इसीलिए पूछे जाते हैं ताकि आपके कॉन्सेप्ट को टेस्ट कर सकें। अगर सिर्फ गधों की तरह पढ़ के न्यूमेरिकल लगाने लगोगे तो इन सब के आंसर पक्का गलत कर दोगे। चलो छोड़ो, एक ये देखो क्वेश्चन क्या है, इसमें भी स्प्रिंग बैलेंस की रीडिंग पूछी है। अब इस क्वेश्चन को करना बहुत सिंपल है, क्योंकि ये ऑब्वियस ही बात है, इसका एक्सेलरेशन होगा नहीं। तो ये जो टेंशन है टी, ये कितना हो जाएगा, अगर मैं सिर्फ स्प्रिंग बैलेंस में इस वाले पुली का यहाँ से अगर मैं इसको कट कर दूं बच्चों, देखो यहाँ से कट कर रहा हूँ, कहाँ से कट कर रहा हूँ, यहाँ से। तो देखो बच्चों, ये भी तो एक रोप है, डायरेक्टली स्प्रिंग कैसे लगाया, एक रोप के थ्रू लगाया हुआ। इस टेंशन को मैं T1 नाम दे देता हूँ, T1, ठीक है। तो ये हो जाएगा बच्चों, देखो T1 हो जाएगा, और यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा T,
और ये भी हो जाएगा टी, हो जाएगा कि नहीं। अब क्योंकि आप जानते हो कि ये 10 kg है, 10 kg, 10 kg का मतलब 10 g फोर्स, और इस पर टेंशन कितना जा रहा है टी, क्योंकि रेस्ट में है तो टी की वैल्यू ऊपर वाली इज इक्वल टू नीचे वाला, तो 10 g इज इक्वल टू 100 न्यूटन हो जाएगा कि नहीं, कह दोगे सर बिल्कुल। तो ये हो गया 100 न्यूटन, ये भी हो गया 100 न्यूटन। तो इस पॉइंट पर यहाँ पर टेंशन कितना आएगा ये वाली रोप में, तो T1 की वैल्यू हो जाएगी बच्चों, देखो इस पूरे सिस्टम को देखो, नीचे वाली फोर्स इज इक्वल टू ऊपर वाली फोर्स, तो T1 इज इक्वल टू 2T, तो ये हो जाएगा 200 न्यूटन, हो जाएगा कि नहीं। तो यानी कि इस स्प्रिंग बैलेंस पे जो फोर्स लगेगी वो कैसे लगेगी, यहाँ से तो ये फिक्स है, इस पॉइंट से इस पॉइंट पे लग रहा है T1, और T1 की वैल्यू कितनी आ गई 200 न्यूटन, यही आपका आंसर है। तो रीडिंग ऑफ स्प्रिंग बैलेंस कितनी होगी, S इज इक्वल टू 200 न्यूटन। कितना आसान था क्वेश्चन भाई, ऑब्वियस ही बात है, इसको यहाँ से हैंग कर रखा है यहाँ से, तो अगर मैं यहाँ से कट कर दूँ इस रोप में, इस पॉइंट पे जितना टेंशन होगा वही होगी रीडिंग। और थोड़ा कॉमन सेंस लगाओगे तो ये भी तो देखो, अगर मैं पुली के मास को नेग्लेक्ट कर दूँ तो इस स्प्रिंग पे 2 ही मास तो लटके हुए हैं, 10 kg 10 kg, तो यूनिट कितनी होनी चाहिए 10 + 10 20 kg इंटू ग्रेविटी की वैल्यू, आगे वैल्यू। देखा, इन सब क्वेश्चनों में अगर तुम ज्यादा बुद्धि लगाने लगे तो गलत करके चले आओगे, ठीक है। एक देखो ये भी क्वेश्चन दे दिया कि भैया इसमें स्प्रिंग बैलेंस की रीडिंग बताओ, क्या है ये सब क्वेश्चन। अब इसके देखो g की वैल्यू के, ये जो 10 kg है इसके 2 कंपोनेंट होंगे, एक होगा 10g sin 30, हो जाएगा कि नहीं, अलोंग द प्लेन, और ये होगा 10g cos 30। अब इससे तो मतलब है नहीं, जो प्लेन के परपेंडिकुलर है, रीडिंग उसकी कौन लेकर आएगा, ये वाली फोर्स जो अलोंग द प्लेन लग रही है, तो 10g sin 30 की जो वैल्यू होगी वही स्प्रिंग बैलेंस की रीडिंग होगी कि नहीं होगी। तो ये कितना हो जाएगा 10 × 10 × sin 30 1/2, तो ये कितना हो जाएगा 50 न्यूटन। बात समझे कि नहीं, कितना आसान था ये सब। तो ये कितना आ जाएगा आंसर 50 न्यूटन। यहाँ पर सिर्फ आपसे रीडिंग पूछ रहा है और कुछ नहीं पूछ रहा है। अब ये भी एक क्वेश्चन जल्दी से देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द एक्सटेंशन इन बोथ द स्प्रिंग। अब देखो यहाँ पर रीडिंग नहीं पूछा है, अब डायरेक्टली पूछ लिया कि एक्सटेंशन बताओ। एक्सटेंशन मान लेते हैं इसका x2 है और इसका x1 है, मतलब कि फोर्स लगाने पे कितना इलोंगेट हो रही। सबसे पहले एक काम करते हैं भाई, जितना टेंशन होगा उतना ही इसमें इलोंगेशन होगा उस हिसाब से। तो अगर मैं इसको बोल देता हूँ, यहाँ पर बच्चों देखना ध्यान से, इसको बोल देता हूँ T1, तो ये T1 हो गया, और यहाँ पर क्या है बच्चों, ये T2 है, ठीक है T2। ये 2 एरो क्यों दिखा रहे हैं, क्योंकि ये रोप से कनेक्टेड है। बात समझ रहे हो कि नहीं, ये अपने आप दिमाग में सोचना, रोप से कनेक्ट। तो पहले मैं 2 किलोग्राम के लिए फ्री बॉडी डायग्राम बनाता हूँ, तो 2 किलोग्राम का वेट किधर जाएगा, नीचे की तरफ, उस पर टेंशन कितना लग रहा है ऊपर T1, तो T1 की वैल्यू बच्चों कितनी आ जाएगी, T1 की वैल्यू आ जाएगी 2g, तो 2 × g की वैल्यू 10, तो ये आ जाएगा 20 न्यूटन। अब देखो ये टेंशन इन द स्प्रिंग आ गया, यानी स्प्रिंग में कितनी फोर्स लग रही है, ये वाली स्प्रिंग। तो x1 की वैल्यू कितनी होगी, T1 हो जाएगा k × x, x1 हो जाएगा कि नहीं। इसको k1 मान लो, इसको k2 मान लो, ताकि कंफ्यूज ना हो, यानी ये इस स्प्रिंग की स्टिफनेस। तो x1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी बच्चों, फोर्स अपॉन k1, तो ये हो जाएगा 20 अपॉन k1 कितना है 100, क्यों 100 ही तो है। तो ये बच्चों सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा 0.2 मीटर। आंसर यूनिट हमेशा सही लिखना, देखो ये न्यूटन में है और ये न्यूटन पर मीटर में है, तो मीटर आंसर आ जाएगा कि नहीं। ये देख लो 0.2 मीटर, ठीक है। उसी तरह से 1 किलोग्राम के लिए भी हमको T2 की वैल्यू पता करनी पड़ेगी, तो हमको इसमें एक्सटेंशन पता चल जाएगा। इसको देख लो एक बार, तो मैं क्या करता हूँ T2 के लिए ड्रॉ करता हूँ। तो T2 के लिए क्या हो जाएगा बच्चों, देखो T2 के लिए यहाँ पर कितना है 1 kg है, इस पर एक तो वेट लगेगा, वेट हो गया 1g, और T1 भी तो लगेगा नीचे की तरफ, याद करो ऐसे ही तो सॉल्व करते थे। इन क्वेश्चन को सॉल्व करने का सबसे सही तरीका यही है कि आप स्प्रिंग को एक टाइम के लिए भूल जाओ। पहले तो सबसे पहले तो टेंशन सारे निकाल लो, रोप समझ के, जैसे रोप में निकालते थे वैसे ही। तो T2 की वैल्यू बच्चों अगर ये रेस्ट पे है तो कितनी हो जाएगी, ऊपर वाले फोर्स इज इक्वल टू नीचे वाले, क्योंकि रेस्ट में है ना, तो हो जाएगा 1g + T1, तो 1g का मतलब हो गया 10, और T1 की वैल्यू कितनी आई है 20, ये देखो ये 20 आई है कि नहीं, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 30 न्यूटन, ठीक है। तो T2 = K2 x2, तो x2 की वैल्यू क्या आ जाएगी T2 अपॉन K2,
और T2 है आपका 30 न्यूटन, K2 आपका 100 ही है, दोनों केसेस में सेम है, तो ये आ जाएगा 0.3 मीटर। आंसर आ गया। बात समझे? देखो कितना आसान क्वेश्चन था ये। अगर आपको कॉन्सेप्ट नहीं आता होता तो अभी आप सब गलत करके आ जाते। एक ये बच्चों क्वेश्चन जल्दी से और देख लेते हैं। इससे रिलेटेड हमने एक क्वेश्चन अभी कर रखा है। फाइंड द रीडिंग ऑफ द स्प्रिंग बैलेंस। नोट क्या दे रखा है? स्प्रिंग बैलेंस इज कैलिब्रेटेड इन किलोग्राम वेट। मतलब स्प्रिंग बैलेंस जो रीडिंग दिखाएगा वो किलोग्राम वेट में दिखाएगा। तो सबसे पहले तो बच्चों हमें एक काम करना है। हमें क्या करना है कि इस पॉइंट पे जो टेंशन होगा, मान लेते हैं T1 है, वो पता चल जाए तो हमको स्प्रिंग बैलेंस की रीडिंग पता चल जाएगी। ऐसा क्वेश्चन अभी हमने कर रखा है। भाई स्प्रिंग जितने से लो, अब आप ये दिमाग मत लगाने लगना कि सर 1 kg 5 kg, तो दोनों को जोड़ देते हैं और इसकी वैल्यू वो हो जाएगी। देखो बच्चों यहाँ पर एक्सेलरेशन हो रहा है, देखो एक्सेलरेशन हो रहा है क्योंकि ये हो गया 5g और ये हो गया 1g, तो ये कितना हो जाएगा 50 और ये हो गया 10, तो ये तो एक्सेलरेट हो जाएगी ना इस डायरेक्शन में, और ये ऊपर जाने लगेगा। ये ज़्यादा है तो इसको खींचने लगेगा, तो वैल्यू चेंज हो जाएगी कुछ कुछ। ठीक है, तो सबसे पहले तो एक्सेलरेशन निकालते हैं, क्योंकि हमें अल्टीमेटली क्या निकालना है? हमें अल्टीमेटली T1 निकालना है, और T1 के लिए हमें ये वाला टेंशन निकालना पड़ेगा कि नहीं? कह दोगे सर बिल्कुल। तो इस पॉइंट, पुली कहाँ पे लटकी हुई है? इस पॉइंट से, और ऐसे गई है, ये रस्सी से गई है ऊपर की तरफ, या रोप से या किसी चीज़ से, चेन से, और स्प्रिंग बैलेंस बंधा हुआ है। तो इस रोप में अगर टेंशन पता चल जाए तो हमको स्प्रिंग में टेंशन पता चल जाएगा। अगर मैं 5 kg के लिए देखूं तो इसको पुलिंग फोर्स, नेट पुलिंग फोर्स कितना है, फिर वही सारे कॉन्सेप्ट आ गए। अभी स्प्रिंग को भूल जाओ, तो ये हो गया 5g और ये 1g, नेट पुलिंग फोर्स हो गया 5g माइनस 1g, हो जाएगा कि नहीं? 5g माइनस 1g, क्यों? अपॉन में कितना हो जाएगा? टोटल मास 1 + 5, तो ये कितना हो जाएगा बच्चों? 4g अपॉन 6। तो ये 4g यानी कि 4 × 10/6, ये कितना आ जाएगा? 20/3, 20/3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। आ जाएगा कि नहीं? कह दोगे सर बिल्कुल आ जाएगा। अब टेंशन के लिए आप क्या करो, किसी एक मास को पकड़ लो फॉर 5 kg। तो 5 kg के लिए क्या होगा बच्चों? देखो ड्रॉ करते हैं। ये हो जाएगा 5 kg, ये हो गया 5g, ये हो गया टेंशन T, और ये पूरा सिस्टम A से नीचे जा रहा है। तो 5g माइनस T इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। ये क्वेश्चन बच्चों अगर आप अपने आप सॉल्व कर सकते हो तो पॉज करके अपने आप सॉल्व करा करो, कोई ज़रूरी नहीं कि मुझे देखो सॉल्व करते हुए। इसमें वैल्यू रख दो तो ये हो जाएगा 50 माइनस T इज इक्वल टू 5 इंटू एक्सेलरेशन कितना आया? 20/3। तो T की वैल्यू बच्चों कितनी आ जाएगी? ये आ जाएगा 50 माइनस 100/3, यही तो होगा। देखो 5 × 2 = 10, 100। हाँ, तो टेंशन की वैल्यू कितनी आ जाएगी? यहाँ से मैं सॉल्व कर रहा हूँ। टेंशन की वैल्यू आ जाएगी 150 माइनस 100, 50/3। तो एक वैल्यू हमको पता चल गई। क्या पता चल गई? 50/3 न्यूटन। आंसर जरूर लिखना न्यूटन। अभी आंसर नहीं आया, अभी ये वाले टेंशन की वैल्यू पता चली है। हमें स्प्रिंग बैलेंस की रीडिंग चाहिए, वो भी किलोग्राम वेट में। पहले ये देख लो। अब आपको याद होगा अभी हम लोगों ने क्या करा था? स्प्रिंग बैलेंस को निकालने के लिए ये वाला हमें टेंशन निकालना है, यानी कि T1। तो अगर मैं इस पुली के सिस्टम को मास से अलग कर दूं, कहाँ से अलग कर दूं? यहाँ से, ठीक है, और स्प्रिंग को यहाँ से अलग कर दूं, तो आपको क्या दिखने को मिलेगा? सिर्फ ये दिखने को मिलेगा कि नहीं? T और T। तो टेंशन इन द अपर रोप कितना हो जाएगा? T1 = 2T, और T की वैल्यू अभी हम लोग निकाल चुके हैं। कितनी आई है T की वैल्यू? 50/3 आई है कि नहीं? तो ये हो जाएगा 50/3, तो ये वैल्यू आ जाएगी 100/3 न्यूटन T1 की वैल्यू। ठीक है, अब कहोगे सर ये आंसर है क्या? ये आंसर नहीं है, क्योंकि देखो उसने क्या कह रखा है? उसने कह रखा है कि ये जो आपकी स्प्रिंग है ये रीड किस में करेगी? किलोग्राम वेट में। तो आंसर किस में आया? न्यूटन में। आंसर किस में आया? न्यूटन में। तो आपको पता है कि 1 किलोग्राम वेट कितना होता है? 1 किलोग्राम वेट, 1 किलोग्राम वेट होता है 1g न्यूटन, होता है कि नहीं? तो यहाँ पर 1 न्यूटन इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 1 किलोग्राम वेट डिवाइडेड बाई जी। क्यों? यानी कि जी की वैल्यू कितनी है? 1/, ये 10 वैल्यू दे रखी है वरना 9.8 करते। तो अगर मैं इसको डिवाइड कर दूं तो रीडिंग कितनी हो जाएगी? T1 डिवाइडेड बाई 10 किलोग्राम वेट। T1 की वैल्यू कितनी है बच्चों? 100/3 इंटू 1/10। तो ये आंसर आ जाएगा 10/3 किलोग्राम वेट।
यही आपका आंसर है बच्चों। बात समझ गए कि नहीं? अरे भाई ये न्यूटन में था, इसको 10 से डिवाइड कर दोगे तो 1 किलोग्राम वेट में आ जाएगा, बस इतना ही कर दिया है। ये तुमको समझाने के लिए बताया कि 1 किलोग्राम वेट में 1 इंटू जी, 1 जी का मतलब हो गया ग्रेविटी वाला जी, और जी कितना दे रखा है? 10 दे रखा है। अगर ना होता तब तो हम 1 किलोग्राम वेट इज इक्वल टू 9.8 न्यूटन रख देते हैं यहाँ पर। बात समझे? क्योंकि मैंने कहा था कि स्प्रिंग बैलेंस की रीडिंग चेंज हो सकती है डिपेंडिंग अपॉन द लोकेशन कैसी है, अगर वो किलोग्राम वेट में कैलिब्रेटेड है, यानी वो वैल्यू दे रही है किलोग्राम वेट में। बात समझे कि नहीं? कितना आसान था ये क्वेश्चन, बस T1 निकालना था हमको। कह दोगे सर ये तो थ्रस्ट ऑन द पुली निकालते थे, वो भी तो ऐसे ही निकालते थे। बिल्कुल बच्चों सही समझ रहे हो, वही हमने निकाला है। ठीक है, थोड़ा राइटिंग पे मत जाना, वो जल्दी जल्दी समझाने के चक्कर में ऐसी हो जाती है। ठीक है, तो रीडिंग किस में आएगी? रीडिंग देखो वो तो टेंशन आया है, रीडिंग नहीं है। रीडिंग निकालने के लिए आपको न्यूटन को किससे क्योंकि कैलिब्रेट कर रखा है ना, तो आपने 10 से डिवाइड कर दिया, तब आपको 10/3 किलोग्राम वेट मिलेगा। ठीक है, तो देखो बच्चों हम लोगों को स्प्रिंग समझ में आ गया, पुली समझ में आ गया, सब कुछ समझ में आ गया। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग कुछ और इंटरेस्टिंग टॉपिक पढ़ेंगे। बने रहना बच्चों, सब पढ़ डालेंगे, कुछ बचेगा नहीं, सारे एग्जाम क्लियर होंगे अगर एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, और अगर नहीं कर रहे हो तो फिजिक्स अच्छी लगने लगेगी। ठीक है, थैंक यू।